स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको इसका एक सामान्य परिचय दूंगी, एक जनरल इंट्रोडक्शन है ये। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले जो उसका बेसिक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कितनी धाराएं हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ LLB के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक मिलती रहे। देखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो कंपटीशन एग्ज़ाम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो अधिनियम संख्या है वो भी पूछ लेते हैं कि उसकी अधिनियम संख्या क्या है, ये कब लागू हुआ था और इसका प्रारूप जो है वो किसने बनाया था, इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं। तो ये सब मैंने पहले आपको अभी यही बता रही हूँ जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसका नाम है और इस अधिनियम की जो संख्या है वो 1 है। सन 1872 में ये बना था और इसको लागू कब किया गया, 1 सितंबर 1872 को। सर जेम्स फिट्जराइल्ड जो स्टीफेंस हैं वो इसके प्रारूप, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका प्रारूप जो है वो उन्होंने ही बनाया था, स्टीफेन ने। और अगर हम टोटल इसके भाग की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 11 इसके अध्याय हैं और अगर धाराओं की बात करें तो 167 इसकी धाराएं हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि तथ्यों की सुसंगति क्या है और ये अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 तक में इसको बताया गया है। और धाराएं इसमें कौन सी है, धारा 1 से लेकर धारा 55 तक तथ्यों की सुसंगति के विषय में बताया गया है। भाग 2 की अगर हम चर्चा करें तो सबूत के विषय में भाग 2 है, इसमें अध्याय 3 से 6 तक है और धाराओं की अगर हम बात करें तो 56 से 100 तक। इसके तीसरे भाग की हम बात करें तो साक्ष्य का पेश किया जाना और साक्ष्य का क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में बताया गया है। इसके अध्याय जो है 7 से 11 तक है और धाराओं की अगर हम बात करें तो 101 से लेके 167 तक है। मतलब इसमें 3 भाग हैं, 11 धाराएं हैं और 167 जो है वो इसकी धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। साक्ष्य, जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, साक्ष्य यानी कि गवाह। गवाही कब दी जाती है, जब किसी सच को हमें पकड़ना हो, सच के बारे में कोई जानकारी लगाना हो, किसी अच्छे या बुरी चीज़ का हमें कोई फैसला देना हो तो हम साक्ष्य बुलाते हैं और ये देखते हैं कि भाई साक्ष्य क्या कह रहे हैं। तो साक्ष्य अधिनियम का क्या काम है, ये कैसे काम करता है, तो साक्ष्य अधिनियम का काम है सच को पकड़ना। जब भी कोई मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो उस मामले में या तो कोई घटना घटित हुई होती है या फिर कोई हादसा हुआ होता है। प्रत्येक घटना में अगर घटना घटी है और घटना घट के ही वो कोर्ट में पहुंचता है मामला, तो जो घटना घटती है तो प्रत्येक घटना में किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है अथवा किसी व्यक्ति के साथ अपराध घटित होता है, तभी मामला न्यायालय में पहुंचता है। जब मामला न्यायालय के समक्ष पहुंच जाता है तो वो किस रूप में पहुंचता है, तो न्यायालय के समक्ष जब इस घटना के तथ्यों के विवरण के रूप में पहुंचता है, जैसे FIR या कोई कंप्लेंट। अगर न्यायालय के समक्ष कोई घटना पहुंच रही है तो वो कैसे पहुंचती है, इसका विवरण कैसे पहुंचता है, या तो FIR के रूप में या कंप्लेंट के रूप में। न्यायालय में जब ये घटना पहुंचती है तब उस घटना या मामले से संबंधित तथ्यों का विवरण उसके समक्ष होता है।
अब न्यायालय को ये पता करना होता है कि मामले की प्रकृति क्या है और उसका कॉस्ट क्या है। जब न्यायालय में केस पहुंच जाता है तो फिर न्यायालय को फिर सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तथ्यों को देखता है कि क्या मामला है, उसके विवरण को देखता है, मामले को समझता है कि ये मामला कैसा है। साक्ष्य विधि में वह प्रक्रिया दी गई है जिसके द्वारा न्यायालय में साबित ना साबित किया जाता है। जब मामला न्यायालय में पहुंचता है तो जिसके ऊपर कोई अपराध कारित हुआ है वो उसको साबित करता है कि मेरे साथ ये अपराध को कारित किया गया है, और जो आरोपी होता है जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो उसको ना साबित करने की कोशिश करता है, ना साबित करता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो न्यायालय में साबित और ना साबित किया जाता है। ये न्यायालय में साक्ष्य विधि में वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा न्यायालय में साबित और ना साबित किया जाता है। न्यायालय के समक्ष सब तत्वों को पुनः पेश करना होता है, चाहे गवाह हो या सबूत हो। गवाह और सबूतों के आधार पर न्यायालय जो है वास्तविक घटना को समझते हैं तथा पक्षकारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन देते हैं। अगर हम साक्ष्य विधि के स्वरूप की बात करें कि साक्ष्य विधि का स्वरूप कैसा है, तो साक्ष्य विधि के दो स्वरूप हैं। एक है मौलिक विधि वाला और एक है प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि की अगर हम बात करें तो जिस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व उत्पन्न होते हैं उसे मौलिक विधि कहा जा सकता है। मतलब कोई ऐसी विधि जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को और अपने दायित्वों को उत्पन्न कर सकता है, न्यायालय में जाके इन सब के लिए वो वाद दायर कर सकता है, तो वह मौलिक विधि कहलाती है। जैसे कि संविदा विधि, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति के कर्तव्य, अधिकार, दायित्व तीनों होते हैं और उनको लागू करवाने के लिए वो न्यायालय में जा सकता है। वैसे हिंदू विधि या फिर हम बात कर लें अपकृत्य विधि, तो इन सारी विधियां में जो है व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व होते हैं और उसी से फिर ये विधि उत्पन्न होती है, मौलिक विधि। तो ये साक्ष्य विधि का जो है पहला स्वरूप है। दूसरे स्वरूप की अगर हम बात करें तो प्रक्रिया विधि। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिसके अंतर्गत अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं, किंतु उन अधिकारों या दायित्वों को लागू करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, उन्हें ही हम प्रक्रिया विधि कहते हैं। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। देखिए, कुछ विधि ऐसी होती है जो कि मौलिक अधिकारों के लिए आप लागू करवा सकते हो, लेकिन कुछ विधियां ऐसी होती है जिसके अंतर्गत आपके अधिकार और दायित्व तो उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने अधिकार और दायित्वों को कैसे न्यायालय से लागू करवा सकते हो उसकी पूरी प्रोसेस दी हुई होती है। तो ऐसी विधि जिसके अंदर आपके अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों को उत्पन्न कराने की प्रोसेस दे रखी हो, प्रक्रिया दे रखी हो, वह प्रक्रिया विधि कहलाती है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता। अगर हम साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावना की बात करें तो साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। विधि शास्त्रियों के अनुसार यह एक विस्तृत अधिनियम है। अब सवाल ये उठता है कि जो साक्ष्य अधिनियम है वो कहाँ पर लागू होता है। तो साक्ष्य अधिनियम जो है वो संपूर्ण भारत में लागू होता है और न्यायिक प्रक्रिया में लागू होता है। कोर्ट में जितनी भी न्यायिक प्रोसेस चलती हैं उनमें जो है साक्ष्य विधि को लागू किया जाता है, किंतु ये अधिनियम किसी भी हाल में ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों और किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों में लागू नहीं होता है। यानी कि ये कहाँ पे लागू नहीं होता है, तो ये शपथ पत्रों पे और मध्यस्थ की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उन पे जो एविडेंस एक्ट है वो लागू नहीं होता है। और अगर लागू कहाँ होता है की बात करें तो ये न्यायिक प्रक्रिया में और संपूर्ण भारत में लागू होता है। लेक्स फोरी
एक विधि दी है हमारे साक्ष्य अधिनियम में, लेक्स फोरी यानी कि फोरम की विधि। किसी स्थान विशेष की विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1860 में हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये स्पष्ट किया था कि साक्ष्य विधि स्थानीय न्यायालय की विधि होती है और उन्हें अधिशासित करती है। कैसे अधिशासित करती है? कोई व्यक्ति सक्षम साक्षी है या नहीं, कोई साक्षी किसी तथ्य को साबित कर पा रहा है या नहीं, कोई तथ्य लिखित द्वारा साबित होता है या नहीं, इन सारी चीज़ों को जो है साक्ष्य विधि जो है वो साबित करती है। लेकिन अगर हम लेक्स फोरी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि उस स्थान की विधि जहाँ की आप बात कर रहे हो, जहाँ पर कि वाद दर्ज किया गया है और जहाँ पर कि न्यायालय की कार्रवाई की जा रही है, तो उस न्यायालय में उस स्थान की ही विधि लगेगी। लेक्स फोरी का अर्थ किसी मामले में जिस स्थान में, जिस न्यायालय में किसी केस की सुनवाई होती है तो उस केस में उसी देश की साक्ष्य विधि जो है वो लागू होगी। साक्ष्य विधि के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो 3 सिद्धांत साक्ष्य विधि के बताए गए हैं। पहला सिद्धांत है साक्ष्य को विवादक तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए, यानी कि ऐसे तथ्य जिनमें कि कोई विवाद उठा हो, जिनमें कोई विवाद जो है उत्पन्न होता हो, तो ऐसी जगह पर ही जो है साक्ष्य विधि लागू होगी। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। जो साक्ष्य विधि के सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है कि सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम साक्षी से यहाँ मतलब है कि ऐसा गवाह, ऐसा साक्ष्य जो कि सबसे अच्छा हो, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, वो एक सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकते हैं किसी भी मामले में। तीसरा सिद्धांत है अनुश्रुत साक्ष्य आग्राह्य है अतः उसे बाहर रखना चाहिए। अनुश्रुत का मतलब होता है सुने सुनाए, यानी कि मैंने कहा कि फला व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसके पति ने कोई जेवर चुराया है और चुरा के छुपाया है, ठीक है। या इसको ऐसे समझे कि एक महिला है, वो नल पे पानी भरने के लिए आई है, उस महिला ने ये कहा कि मेरे पड़ोसन जो है वो ऐसा कह रही थी कि जो रमेश नामक व्यक्ति अपने गांव में रहता है या अपने मोहल्ले में रहता है, उसने जो है सोने के जेवर की चोरी की है। तो ये साक्ष्य जो है सुना सुनाया है, क्योंकि मैंने कहाँ सुना है, मैं मोहल्ले में खड़ी हूँ, वहाँ मुझे किसी महिला ने आके कहा और उस महिला से उसकी किसी पड़ोसन ने कहा, तो ये सारे सुने सुनाए साक्ष्य हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए, ये इसका सिद्धांत है कि जो सुने सुनाए साक्ष्य हैं उसे जो है बाहर रखना चाहिए न्यायालय से। साक्ष्य जिसे कहा गया है, सबूत जिसे कहा गया है, उससे इनको बाहर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसका एक सामान्य परिचय आपको बताया है। सामान्य परिचय का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।